जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। तो साथियों, आज ने एक और सीटेट के महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, और इस वीडियो में पूरे 30 प्रश्नों को देखेंगे जो हिंदी से लिए गए हैं। और यह जो प्रश्न पत्र है आपका 29 जनवरी 2012 में हुआ था, उसी के प्रश्नों को हम यहाँ पर फास्ट रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। तो इस बार का भी जो आपका सीटेट का एग्जाम है वह कंप्यूटर बेस होगा, यानी कंप्यूटर आधारित आपका परीक्षा होगा। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है ताकि आप लोग प्रश्नों का उत्तर जल्दी से दे सकें। तो पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग कक्षाई जटिलताओं को बढ़ाता है, शिक्षकों के लिए गहन समस्या है, संज्ञानात्मक विकास में सहायक है, या फिर किसी भी एक भाषा में निपुणता में बाधक है। तो जो भी नकारात्मक हमारे टैग है इसमें गहन समस्या, जटिलता, ये सभी हमारे नकारात्मक टैग है, और सीटेट में यह आपके बहुत काम आएगा नकारात्मक टैग वर्ड। उसी के हिसाब से आप अपने प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे सकते हैं। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर जाएगा सी के साथ, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय उन्हें कक्षा में अलग बैठाना चाहिए ताकि उन पर विशेष ध्यान दिया जा सके। उन्हें विभिन्न भाषिक गतिविधियों में शामिल नहीं करना चाहिए। कम पाठों वाली पाठ्य पुस्तक का निर्माण किया जाना चाहिए, या फिर अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। तो आप प्रश्न का उत्तर देते समय अगर होशियारी रखते हैं कि दृष्टिबाधित बच्चों के बारे में यहाँ पर बात किया गया है, उनको भाषा सिखाते समय क्या करना चाहिए, अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए, यानी वह देख नहीं सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बोलकर वह सीख सकते हैं। राइट आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन डी के साथ। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्यपुस्तक में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए। विदेशी साहित्य रचनाएं, ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हों और जिनमें भाषा का अलग अलग छटाएं हों, जो प्रत्यक्ष रूप से मूल्यों पर आधारित हो, या फिर केवल कहानियाँ अथवा कविताएं। तो केवल ही, ये जो टैग वर्ड है निगेटिव नकारात्मक, इसको हम लोग पहले क्रॉस कर लेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा सबसे सटीक राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ, यानी जो रचनाएं बच्चों के परिवेश से जुड़ी होंगी, जो बच्चे प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं, वह जो है उसमें जो है जो रचना है उसमें समाहित होना चाहिए। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर जाएगा ऑप्शन बी के साथ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों का भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका है। ऑप्शन है यहाँ पर बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे आदि। संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखिए। संज्ञा की परिभाषा को पूरा कीजिए। संज्ञा को परिभाषित कीजिए, या फिर संज्ञा के 2 उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पर जो सबसे उचित तरीका है वह है बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे आदि संज्ञा शब्दों का क्या कीजिए, प्रयोग कीजिए और एक कहानी लिखिए, यानी राइट आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन ए के साथ। अगला प्रश्न है, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है। ऑप्शन है व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास, अपने अनुभव का वर्णन, बातचीत करना, संवाद, अदायगी। तो यहाँ पर जो पूछा गया है सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है, सबसे कम। तो ये प्राथमिक स्तर का आपका पेपर है, प्राथमिक स्तर का आप पेपर देने जाएंगे तो आपके दिमाग में एक चीज़ पहले से रहना चाहिए कि आप प्राथमिक स्तर का पेपर दे रहे हैं, और जहाँ भी व्याकरण की बात की जाए, यानी यहाँ पर बच्चे व्याकरण को कंठस्थ नहीं कर पाएंगे, उनका अभी स्तर कम होता है, लेवल क्या होता है, कम होता है। तो राइट आंसर हमारा जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए के साथ, यानी कि यहाँ पर पूछा गया कम प्रभावी तरीका, यानी नकारात्मक प्रश्न में पूछा गया है, तो इसका विशेष ध्यान देंगे। अगर प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, तो यहाँ भी नकारात्मक पूछा गया, और हम लोग उत्तर में भी नकारात्मक विकल्प यहाँ पर ढूंढेंगे। ऑप्शन है विभिन्न क्षेत्रों स्थितियों में हिंदी के विभिन्न युक्त प्रयुक्तियों को समझने की योग्यता का विकास, हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना, दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना। तो हमको यहाँ पर निगेटिव यानी नकारात्मक ढूंढना था, जिसमें हमारा एक ही ऑप्शन यहाँ पर सही मिलेगा। बाकी अगर 3 सही है तो हमारे आंसर नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न में नकारात्मक पूछा गया है, तो इसका विशेष आप ध्यान देंगे। तो जहाँ भी कंठस्थ करना, याद करना, रटना दिया गया है
और नकारात्मक टैग वर्ड है। तो इस प्रश्न में हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी के साथ। तो प्रश्नों को आप लोग समझते जाइएगा, प्रश्नों के उत्तर आप बहुत ही आसानी से पकड़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? भाषा के व्याकरणिक नियम, पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर, भाषा की पाठ्य पुस्तक या फिर समृद्ध भाषिक वातावरण। तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण, यानी प्रश्न हमारा सकारात्मक है, तो उत्तर भी हमारा सकारात्मक होगा। यानी कि समृद्ध भाषिक वातावरण यह जो है सर्वाधिक भाषा सीखने के लिए महत्वपूर्ण है। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा किसे महत्व देंगे? सीखने की क्षमता का आकलन, काव्य सौंदर्य, निबंध लिखने की योग्यता या फिर व्याकरणिक नियम? तो प्राथमिक स्तर पर आपको व्याकरणिक नियम को यहाँ पर महत्व नहीं देना है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा हमारा सीखने की क्षमता का आकलन, यह हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, एक बहुभाषी कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्व देंगे? ऑप्शन है विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य, कक्षा में विभिन्न प्रकार की सामग्री, कक्षा के बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता, या फिर बच्चों को सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है। तो यह हमें नहीं करना है, यानी यहाँ पर हमारा पूछा गया है ऑप्शन, यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा डी के साथ, यानी किसे आप कम महत्व देंगे। तो ये हमारा नकारात्मक है, इसमें समानता और अंतर हमें नहीं करना है। ये सभी हमारे प्रश्न क्या है, सकारात्मक है, और यह जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन डी के साथ। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु है। तो यहाँ भी हमारा नकारात्मक ही ढूंढना है, यानी कम महत्वपूर्ण कौन सा है? अभ्यासों में वैविध्य, ये सही है। पाठों की संख्या, विषय वस्तु में वैविध्य, यानी इसमें वैविध्य होना चाहिए, बहुलता होनी चाहिए। भाषा की विभिन्न छटाएं भी होनी चाहिए। पाठों की संख्या इसमें जो है सबसे कम महत्वपूर्ण है, यानी राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ। अगला प्रश्न है, बहुभाषिकता भाषाई समृद्धि को खतरे में डालती है, भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न करती है, भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है, या फिर भाषा सीखने में बहुत बड़ी बाधा है? तो बाधा और यह खतरा यानी जो नकारात्मक है हम इसको काट देंगे यहाँ पर, यानी क्रॉस करेंगे, क्योंकि प्रश्न में हमारे पूछा गया है बहुभाषिकता, यह क्या है? भाषा सीखने के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि समाज से बच्चे अलग अलग समाज से, अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग भाषाएं लेकर आते हैं। तो राइट आंसर हमारा जो जाएगा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, भाषा विद्यालय में ही सीखी जाती है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है, या फिर सदैव व्याकरण के नियमों का ही अनुगमन करती है, या नियमों की जानकारी से ही निखरती है? तो भाषा जो है यह एक नियमबद्ध व्यवस्था है, चाहे कोई भी भाषा हो, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, तेलुगु, मराठी, ये सभी अपने आप में नियमबद्ध है। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, बच्चे विद्यालय आने से पहले अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं, कोरी स्लेट होते हैं, भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते हैं, या फिर भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखते हैं? तो यहाँ पर हमें सबसे सटीक आंसर ढूंढना है। बच्चे जो है अपने चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार नहीं रखते हैं, ऐसा नहीं होता है। और ऐसा भी नहीं है कि भाषा के समुचित उपयोग करने में बच्चे समर्थ नहीं होते हैं, वह अपने परिवार से, अपने समाज से, अपने जिस भी वातावरण से आते हैं, कुछ न कुछ अपने व्यवहारिक भाषाएं लेकर आते हैं। यानी जो राइट आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन ए के साथ, अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं। कोरी स्लेट भी नहीं होते हैं, वह उनका जो प्राथमिक विद्यालय होता है, परिवार होता है, और वहाँ पर अपने माता के द्वारा जो उनकी प्राथमिक गुरु होती है, माता ही होती है, उनके द्वारा कुछ न कुछ सीख के आते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर हमारे प्रश्न में नकारात्मक पूछा गया, यानी नेगेटिव टैग वर्ड हमको यहाँ पर ढूंढना है, जो विकल्प में नेगेटिव होगा वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन है, भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा से बनती हैं, भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है, भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है, जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है, सांस्कृतिक विभिन्नता भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। तो यहाँ पर जो कहा गया कौन सा कथन सही नहीं है, कहा गया है कि भाषा अधिगम
प्रयासपूर्ण होता है। तो हम अपने समाज में जिस वातावरण में रहते हैं हम उस भाषा को आसानी से सीख जाते हैं। तो यह जो है कथन सही नहीं है, यानी ऑप्शन जाएगा हमारा बी के साथ। मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है और वह मुझे आम अच्छा लगता है, मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती है। तो यहाँ पर इसको देखते हुए आपको प्रश्न का उत्तर देना है। तो मंदिरा केवल सर्वनाम का ही प्रयोग जानती है, केवल लिंग की दृष्टि से ही सर्वनाम का समुचित प्रयोग करना जानती है, या फिर केवल मैं वाले वाक्य ही बोल सकती है, या फिर लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। तो आप यहाँ वाक्य को देख सकते हैं, मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई। यानी यह जो पूरा ऑप्शन ये वाक्य है बिल्कुल सही बोला गया है। यानी यहाँ पे केवल और मात्र वाले जो विकल्प हैं हम उसको कभी भी सकारात्मक प्रश्न में आंसर नहीं लगाएंगे। ये अपना एक जो तरीका है, जो भी आपका आइडिया, इसको आप सेट कर लीजिए। इसका जो राइट आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन डी के साथ, यानी कि लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। यानी मुझे और मैं, यह क्या है, सर्वनाम है जो संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाते हैं। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। यहाँ पर आपको एक कविता दिया गया है, तो पूरा कविता हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि बहुत टाइम लगेगा और वीडियो बड़ा भी हो सकता है। 2-3 लाइन हम पढ़ेंगे। हरा भरा हो जीवन अपना, स्वस्थ रहे संसार, नदियाँ पर्वत हवा, पेड़ से आती है बहार, बचपन कोमल तन मन लेकर आए अनुपम जीवन लेकर, जग से तुम और तुमसे है ये प्यारा संसार, हरा भरा हो जीवन अपना, स्वस्थ रहे संसार। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। और इसका जो हम प्रश्न का उत्तर यहाँ पर देंगे, हरा भरा जीवन का अर्थ है पेड़ पौधों से घिरा जीवन, हरे रंगों से भरा जीवन, हरियाली युक्त जीवन, या फिर खुशियों से परिपूर्ण जीवन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ, यानी इसका जो आशय है इस पंक्ति का, हरा भरा जीवन से यानी खुशियों से परिपूर्ण जीवन। हरा भरा यानी आपके चेहरे पर हरियाली होती है, यानी आप प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। तो राइट आंसर जाएगा डी के साथ। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। कौन सी चीज़ें बाहर लेकर आती है? नदियों की आवाज़, पहाड़ों की चोटियाँ, समस्त प्रकृति उपादान, या फिर पेड़ों की हवा। तो यहाँ पर जो समस्त प्रकृति उपादान जो है यह बाहर लेकर आती है। राइट आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन सी के साथ। आप लोग यहाँ पर पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको आप लोग पढ़कर उसके बाद अपने इस प्रश्न का आंसर आराम से दे सकते हैं, या फिर आप प्रश्न को पढ़ के भी यहाँ पर अपने आंसर को ढूंढ सकते हैं, जो कि आपके लिए थोड़ा सा आसान रहेगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, कवि ने सृष्टि का उपहार किसे कहा जाता है? कहा है, किसे कहा है? वृंदलताएं, हरा भरा, प्राकृतिक सुंदरता और उससे उत्पन्न होने वाली खुशी, या फिर पौधे व डालियाँ। तो कवि ने जो है प्राकृतिक सुंदरता और उससे उत्पन्न होने वाली खुशी को जो है उपहार कहा है। अगला प्रश्न है, कवि यह संदेश देना चाहता है कि जीवन में सब बेकार है, पर्यावरण संरक्षण में ही जीवन संभव है। तो यह जो कविता है पूरा पर्यावरण पर आधारित है, यानी कि इसका राइट आंसर जाएगा हमारा ऑप्शन बी के साथ, पर्यावरण संरक्षण में ही जीवन संभव है। राइट आंसर चला जाएगा बी के साथ। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। जग से तुम और तुमसे है प्यारा संसार, पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि व्यक्ति और संसार इन दोनों की अस्तित्व एक दूसरे पर निर्भर करता है, या फिर संसार चलाने के लिए व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, व्यक्ति की अस्तित्व संसार से स्वतंत्र है, या फिर संसार का अस्तित्व व्यक्तियों से स्वतंत्र है। तो ये सभी विकल्प सही नहीं है, यानी हमारा जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ, व्यक्ति और संसार इन दोनों का अस्तित्व एक दूसरे पर निर्भर करता है, न तो व्यक्ति स्वतंत्र है और न ही संसार स्वतंत्र है। तो राइट आंसर जाएगा ए के साथ। और चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अनुपम से अभिप्राय है सुखद, आनंदमय, मनोहारी, या फिर जिसकी उपमा न की जा सके। तो अनुपम का जो अभिप्राय है, आशय है, जिसका अर्थ है जिसकी उपमा न दी जा सके, उसे हम कहते हैं अनुपम। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ। और यहाँ पर आपका एक और गद्यांश है जिसको पढ़कर आपको 112 से 120 तक के जो प्रश्न है उसमें सबसे उचित विकल्प चुनना है। तो आप लोग क्या करेंगे, पहले प्रश्न को पढ़ेंगे, उसके बाद उस विकल्प के हिसाब से यहाँ पर आंसर अपना
ढूंढेंगे। तो पहला प्रश्न यहाँ पर जो है इस गद्यांश का, समस्याओं का हल खोजने पर आधारित अध्ययन किस विषय से जुड़ा हुआ था? सामाजिक विज्ञान से, गणित से, भाषा से या फिर दुकानदारी से? तो आप यहाँ पर अगर कहानी पढ़ेंगे तो इसमें पूरा गणित पे आधारित दिया गया है, यानी समस्याओं का हल ढूंढने की क्षमता पर एक अध्ययन किया गया। देख सकते हैं 3 तरह के बच्चों की तुलना की गई। यहाँ पर दुकान पर, स्कूल जाते हैं, सवाल पूछे गए इन दोनों तरह से सवालों में कुछ, तो देख सकते हैं जो सवाल होता है हमारा गणित से संबंधित होता है। तो इसको जब आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको आंसर यहाँ पर मिलेगा, यह जो है गणित से जुड़ा हुआ था। तो राइट आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन बी के साथ। और चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पर किन बच्चों ने सवाल हल करने में मौखिक गणना का ज़्यादा प्रयोग किया? तो जो सिर्फ स्कूल जाते हैं, जो बच्चे जो तो ना तो दुकानदारी करते हैं और ना ही स्कूल जाते हैं। तो यहाँ पर जब जो बच्चे दुकानदारी करते हैं वह जो है मौखिक गणना का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, क्योंकि वह दुकान चलाते चलाते उन्हें मौखिक रूप से गणित की जानकारी हो जाती है, और एक जो है उनकी गणित का जो उनका सवाल का मौखिक जवाब आता है वह सही आता है। तो राइट आंसर हमारा जो जाएगा यहाँ पर डी के साथ चला जाएगा। गद्यांश आप लोग पूरा पढ़ेंगे तो आपको प्रश्न के जो उत्तर है स्पष्ट रूप से आएंगे। अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि बच्चे रोजमर्रा के जीवन में काम करने वाली दक्षताओं को स्वतः ही हासिल कर लेते हैं। सिर्फ दुकानदार ही गणित सीख सकते हैं। तो सिर्फ और केवल मात्र ये जैसे हमारे नेगेटिव टैग वर्ड है, इसको हम लोग पहले क्रॉस करेंगे। बच्चों को गणित सीखना चाहिए, बच्चों को गणित सीखने के लिए दुकानदारी करना चाहिए, ये भी जो है सही नहीं है, यानी जो हमारा सबसे सटीक राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। यानी बच्चे रोजमर्रा के जीवन में काम आने वाली दक्षताओं को स्वतः ही हासिल कर लेते हैं। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। दुकानदार बच्चे हिसाब लगाने में प्रायः गलती नहीं करते हैं, क्योंकि वे कभी भी गलती नहीं करते, ऐसा नहीं है। गलती का असर उनके काम पर पड़ता है, इससे उन्हें माता पिता से डांट पड़ेगी, या फिर वे जन्म से बहुत दक्ष होते हैं। यानी कि जन्म से तो दक्ष कोई नहीं होता है, सभी लोग दुनिया में आने के बाद ही सीखते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा हमारा ऑप्शन बी के साथ, गलती का असर उनके काम पर पड़ता है। तो यह जो है हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ। और चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, जो दक्षताएं हमारे दैनिक जीवन में काम नहीं आती उनमें हमारा प्रदर्शन अक्सर खराब अच्छा होता रहता है, संतोषजनक होता है, खराब होता है या फिर अच्छा होता है। तो जो दक्षताएं हमारे दैनिक जीवन में काम नहीं आती हैं उनमें हमारा जो प्रदर्शन है अक्सर खराब और अच्छा होता रहता है। राइट आंसर चला जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए के साथ। अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश ज्ञान को सीमित कर सकता है, बनाने में मदद भी करता है और उसे संकुचित सीमित भी कर सकता है, या फिर बनाने में मदद करता है, संकुचित कर सकता है। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा हमारा ऑप्शन बी के साथ। अब आप लोग कहेंगे कि हम डायरेक्ट उत्तर ऐसे ही बता रहे हैं, तो आप लोग जब गद्यांश पढ़ेंगे तो आपको भी इसका उत्तर मिलेगा, क्योंकि हम गद्यांश एक बार पढ़ चुके हैं। और चलिए एक बार हम आपको गद्यांश में दिखा देते हैं। इसका जो आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ। तो जब पूरा गद्यांश आप लोग यहाँ पर पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि इसलिए वे सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश में जो कि ज्ञान को बनाने में बढ़ावा मदद करते हैं, वही उस ज्ञान को संकुचित और सीमित भी कर सकते हैं। तो यह लास्ट में आपको गद्यांश के लास्ट में इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा। तो गद्यांश आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ लीजिएगा, इसीलिए हमने आपको पहले ही कहा था कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा वीडियो को रोककर। तो अगला प्रश्न है, अब यहाँ पर अगला देखेंगे, इक प्रत्यय का उदाहरण है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है सांस्कृतिक, चुकी, सीमित और संकुचित। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ, इक प्रत्यय जो है किसी भी शब्द के बाद में जुड़ते हैं उसे हम प्रत्यय कहते हैं, और जो पहले जुड़ते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। तो सांस्कृतिक जो है इसमें इक प्रत्यय का यह जो है उदाहरण है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। मन गणित का अर्थ है, मन गणित यानी आप जो अपने मन ही मन में किसी भी चीज़ का हिसाब लगाते हैं, गुणा भाग करते हैं कि बाजार में कितने रुपए हमने खर्च किए हैं। तो यह जो है मन ही मन हिसाब लगाना, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ। और अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, संयुक्त क्रिया का उदाहरण है, दुकान संभालते हैं, हिसाब लगाते हैं, स्कूल जाते हैं या फिर अध्ययन किया गया। तो यहाँ पर जो है अध्ययन किया गया, यह जो है
संयुक्त क्रिया का उदाहरण लग रहा है। राइट आंसर हमारा जो जाएगा ऑप्शन डी के साथ। तो प्रिय साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। इसके पहले जो भी 2011 के सीटेट के प्रश्न पत्र के बाल विकास हिंदी और ईवीएस यानी इन्वायरमेंट्स जो आपका पर्यावरण है उसके वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। और अभी आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।